नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार से सवाल किया है। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा दिल्ली में अपने कथित दिग्गजों को बुला रही है और छत्तीसगढ़ के बारे में उल जलूल बयान दिलवा रही है। वे बिना जानकारी अगड़म बगड़म कुछ भी बोले जा रहे हैं और भैया महादेव ऐप के बारे में बोलना है तो पहले अपनी ईडी से तो पूछ लो कि जांच किसने शुरू की थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। 100 अधिक से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया है और अब आप हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम भूपेश ने आगे लिखा सवाल हमारे पास भी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो स्पोर्ट्स चैनलों और सोशल मीडिया पर दिन रात विज्ञापनों के जरिए युवाओं को सट्टे की लत लगाने वाले जो अनगिनत गेम चल रहे हैं उन्हें सरकार क्यों नहीं रोक रही, उन पर सरकार कानूनी पाबंदी क्यों नहीं लगाती है। जिस गांधी परिवार ने देश और देश की जनता को ठगा है उस गांधी परिवार को कमलनाथ ठग रहे हैं। कमलनाथ ने 2018 में राहुल गांधी से घोषणाएं करवाई थी। सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया गया। अब वही कमलनाथ प्रियंका से झूठ बुलवाकर उन्हें ठग रहे हैं। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो की नीति है, लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है। यह आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ पर लगाए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी मंडला आई थी। कमलनाथ ने वहां पर प्रियंका से जो घोषणाएं करवाई हैं, मैंने वो वीडियो देखा है। वे कई घोषणाएं करके बैठ गई हैं तो कमलनाथ बोले कि एक और कर दो। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना कमलनाथ की आदत है। पिछले चुनाव में भी राहुल ने घोषणा करवाई थी कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन
बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सरताज सिंह का 12 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 83 साल के थे और एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सरताज सिंह काफी लंबे वक्त से बीमार बताए जा रहे थे। सरताज सिंह के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 13 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सरताज सिंह के आवास पहुंचे और अंतिम दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने कहा, बड़े भारी और दुखी मन से मैंने सरताज सिंह के अंतिम दर्शन किए। वे नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे और जनता के दिलों पर राज करते थे। बड़े भारी और दुखी मन से मैंने सरताज जी के अंतिम दर्शन किए। वो सचमुच में नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे और जनता के दिलों पर राज करते थे। विकास पुरुष थे। इटारसी में 2 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें इटारसी की दशा बदल दी थी। भारतीय जनसंघ के काम को उन्होंने विशेषकर नर्मदापुरम संभाग में खड़ा करने में अद्वितीय योगदान दिया था। वो पूरे प्रदेश के नेता थे और एक आदर्श उदाहरण थे। आज कई बार मुझे लगता है कि बात जातियों की चलती है, लेकिन जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीते वहां तो सिख थे ही नहीं। वो जातिवाद से ऊपर उठ के जो राजनीति की जाती है उसके आदर्श उदाहरण थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के नाते समय कम मिला अटल जी के साथ, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनाने के लिए जो काम किया अद्भुत था। पूरी पारदर्शी उनकी कार्यशैली। अपने घर पे ही लैब खोल ली थी उन्हें क्वालिटी कंट्रोल के लिए और जनता की सेवा के नए नए तरीके निकालते थे। नर्मदा जी के तट पर आंवली घाट, सुंदर घाट, वहां मंदिर, वहां रुकने के स्थान उन्होंने बनाए। अभी मुझे बताया कि उनका सपना था कि वो आंवली घाट का काम अधूरा रह गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा की है। फिर से हमारी बैठक होगी, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी सूची की घोषणा करेंगे। हम उस रफ्तार से चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को हम अपनी सूची की घोषणा कर सकें। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फ़ौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में एक ही चरण में मतदान 17 नवंबर को होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी की जाएगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि काफी सीटों पर चर्चा हुई है, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, यह दर्शाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है।
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन। और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएफआई पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी दिग्विजय सिंह के सहारे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को आतंकियों का समर्थन बताया। उन्होंने कहा कि हमास और पीएफआई तो बहाना है, कांग्रेस आतंकियों को बचाना चाहती है। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तब इनमें से किसी का एक शब्द नहीं निकला। मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो मामला अदालत में हो उसे दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं। खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे दिग्विजय सिंह के बयान से संतुष्ट हैं। भाई दिग्विजय सिंह हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ। पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई पीएफआई पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, स्पष्ट करना चाहिए।
स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। राहुल गांधी जी को करना चाहिए। और प्रियंका जी तो कल यहीं आके झूठ बोल रही थी, उनने उस पर मौन साध के रखा। ये चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग बंटाधार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई हैं। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रायपुर में प्रेस वार्ता की और छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर वर्तमान भूपेश बघेल सरकार के घोटालों, भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी व युवा विरोधी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही महादेव ऐप को लेकर उन्होंने कहा कि महादेव ऐप से जुड़ा एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का करीबी है। रायपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, जो हाल अजीत जोगी का हुआ वही भूपेश बघेल का होगा। महादेव ऐप को लेकर दिया बयान। रायपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार पर बोला जमकर हमला। रायपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, जो हाल अजीत जोगी का हुआ है वही भूपेश बघेल का होगा। निवासियों की सरलता, सहजता, सादगी और ईमानदारी बहुत प्रभावित करती है। और ये मैंने इस प्रदेश के व्यापक दौरे के आधार पर निष्कर्ष है। और मैं बहुत विनम्रता से यहाँ के अपने निवासियों का बहुत ही आदर करता हूँ। मित्रों, मैं अपनी 4-5 कुछ बातें मुख्य बता दूंगा, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं सबों का उत्तर दूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं जाऊं, आपसे बात करूं और रायपुर ग्रामीण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दूं। तो आज मैं उसकी बैठक करूंगा, फिर सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम एड्रेस करूंगा। कल तक मैं यहां हूं। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी। थैंक यू। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था। सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। तो यहां था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहां से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। 1-2 बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सुनी जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही है। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर प्रहार भी जारी है।
इन सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के साथ साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, झूठे के अलावा वे कुछ भी नहीं है। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि कल उन्होंने वन अधिकारी के पट्टों को लेकर बोला, वन अधिकारी के पट्टे सर्वाधिक बीजेपी सरकार ने दिए। वनों में आदिवासियों के अधिकार को बीजेपी ने सुरक्षित किया है। कांग्रेस जबरदस्ती झूठ बोलकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, सिवाय झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं। पिछले चुनाव में भी राहुल जी ने किसानों को धोखा दिया, दूध उत्पादकों को धोखा दिया, सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को धोखा दिया। वे सब शिक्षक गुरुजी जो डेली बेसिस पे थे उनको धोखा दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। प्रियंका जी ने जिस प्रकार मंडला में कहा कि वनाधिकार के पट्टे सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। देख ले, कंपेयर कर ले, दिग्विजय सिंह के राज में कितने पट्टे दिए थे और भारतीय जनता पार्टी ने कितने पट्टे दिए। आदिवासी भाई हमारे तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। कांग्रेस के जमाने में कितना पैसा मिलता था? 200 रुपये बोरी, 300 रुपये बोरी। आज हम 4000 रुपये बोरी दे रहे हैं उनको। वास्तव में वनों में हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार को सुरक्षित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस जबरदस्ती झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। पर प्रदेश के आदिवासी भाई जानते हैं कि उनके हितकारी कौन है। जहाँ तक महिलाओं पे अत्याचार का प्रश्न है, मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ कि जरा सारे प्रदेश का और सारे देशों का आप सांख्यिकी विभाग से आंकड़ा ले लीजिए। सर्वाधिक रेप राजस्थान में होता है, सर्वाधिक महिलाएं असुरक्षित राजस्थान में है, जहाँ पर आपकी सरकार है, जहाँ पर गहलोत जी की सरकार है। कम से कम आप स्वयं महिला होकर जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो महिला को सुरक्षित करिए। आप मध्य प्रदेश पे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली बेटी योजना, गांव की बेटी योजना के माध्यम से हमने महिलाओं को सशक्तिकरण किया। बताइए किस राज्य में इतना महिलाओं के लिए काम हुआ है? कांग्रेस के राज्य में बताइए आप। और इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाना ये आपका धंधा हो गया, पर जनता आपके चेहरे को अच्छी तरह। प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 85 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विनोद खांडेकर को प्रत्याशी बनाया है, जिससे नाराज होकर बीजेपी नेता राजेश श्यामकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। शुक्रवार को राजेश श्यामकर ने शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान से नामांकन रैली निकाली और कलेक्टर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद बीजेपी को पहला झटका लगा है। राजेश श्यामकर वर्तमान में क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य हैं। राजेश श्यामकर ने सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ स्टेट हाई स्कूल मैदान से रैली निकाली है और कलेक्टर में जाकर नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। बहुत ही दुखी मन से यह कदम उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया है। आज मैं मेरे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी कार्यकर्ताओं की अवहेलना हुई है। बड़े दुखी मन से हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नामांकन फार्म लेने आए हैं, जिसका दुख हम सबको है, मुझे भी है। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं की अवहेलना करके उनके मजबूत इरादों को कुचला है, जिससे सभी कार्यकर्ता और मैं भी दुखी हूं। आज वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूं, पूर्व पार्षद हूं, भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठनों में काफी अनुषंगिक संगठनों में से जुड़ा हुआ हूं और निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट न देकर मेरे अंतरात्मा को, दिल को दुख पहुंचाया है, मेरे कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचाया है, जिससे सभी कार्यकर्ता दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के डोंगरगढ़ विधानसभा के कुछ व्यवसायिक चाटुकार नेताओं के और कुछ चंद चाटुकार नेताओं के जरिए डोंगरगढ़ विधानसभा की टिकट गलत बांटी गई है, जिसका वितरण गलत हुआ है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोंगरगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।